Hi, good morning, my dear student, and welcome all of you. Today we are going to start your topic. Your topic is the Blue Rebellion and after. In this topic, we will see the unsatisfaction of the peasant. But before this last topic, I would like to inform you about the previous paragraph because the previous paragraph is directly interlinked with this topic. In the previous paragraph, we have discussed that the condition of the peasants. What happened when the indigo on the land of the Reyes, and what was the result on the peasants' condition. The indigo cultivation was in favor of Reyes or Britishers. We have discussed. I think you are all aware of that. That it was the full of exploitation. The indigo cultivation was the full of exploitation of the peasants. In this system, we have read that the Dadani system. It means under the Rayati system, the planter forced to Rayat to sign on the contract and agreement satta at the time. They pressurized the village headman to sign the contract on the behalf of the Rayat. Those who signed the contract got cash advance from the planters at low rate of interest to produce indigo. We have discussed, we have read about that. हमने इसको पढ़ा, हमने उनको देखा कि किस तरीके से किसानों की स्थिति खराब होती जा रही थी. हमने इनको देखा कि किस तरीके से किसान मजबूर थे. शुरू में तो किसानों को लगा कि ये सिस्टम बहुत अच्छा है क्योंकि उसके लिए खेती के लिए उनको पैसे मिल जा रहे हैं, अनाज उगाने के लिए उनको अग्रिम राशि मिल जा रही है कम ब्याज दर पे, जो मनी लेंडर्स की तुलना में कम थी. लेकिन बाद में उन्हें लगा कि ये सिस्टम तो शोषण से भरा हुआ है, एक्सप्लॉयटेशन इसमें कुछ ज़्यादा ही है. क्योंकि एक तरफ भले ही उन्हें ज़मीन तो मिल जा रही थी, ज़मीन पे खेती करने के लिए पैसे मिल जा रहे थे, लेकिन क्योंकि सिग्नेचर करने के कारण उनको अपनी उपज, अपना उत्पादन, अपना जो अनाज इंडिगो वो कम कीमत पे, और उन्हें अपना वो सामान अंग्रेज़ों को बेचना पड़ता था. और उनकी कीमत भी फिक्स करने का काम अंग्रेज ही करते थे. चूँकि अंग्रेज पैसे एडवांस देते थे, इसलिए किसान मजबूर थे अपनी वस्तुओं की कीमत बढ़ाने के लिए, वो नहीं बढ़ा सकते थे और इस तरह से उनका एक्सप्लॉयटेशन होता था. दूसरी तरह से जो नील की खेती की जाती थी उनकी पूरी ज़मीन पे 25% एरिया पे, तो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने के कारण उनको खेती करनी ही करनी थी. कभी कभी लालच में आकर ये लोग अपने 50% से ज़्यादा एरिया पे खेती करते थे. बाद में फोर्सली कराया गया किसानों से उनकी ज़्यादातर ज़मीनों पे खेती, और उन ज़मीनों पे खेती कराने के लिए फोर्स किया गया है किसानों को जो ज़्यादा फर्टाइल थी, उपजाऊ थी, जिनकी उत्पादन क्षमता ज़्यादा थी. ये प्रॉब्लम भी किसानों को फेस करनी पड़ी. मैंने आपको बताया था कि प्रॉब्लम उनकी क्या थी. मैंने कहा था व्हेन द क्रॉप वाज डिलीवर्ड टू प्लांटर आफ्टर द हार्वेस्ट, अ न्यू लोन वाज गिवन टू द रैयर्स एंड द साइकिल started all over again. Peasants who were initially tempted by the loans soon realized how harassed the system was. The price of the god of the indigo they produced was very low and cycle of loans never ended. उन्हें इस बात का आभास हो चुका था कि जो हमें ब्याज मिल रहा है वो हम कभी नहीं चुकता कर पाएंगे, कभी हम नहीं चुका सकते. वी कैन नॉट पे बिकॉज ऑफ द क्लेवरनेस ऑफ द इंग्लिशमैन, अंग्रेजों की चतुराई के कारण. और दूसरी सबसे बड़ी समस्या थी जो मैंने कहा कि उनकी ज़मीन की फर्टिलिटी कम हो रही थी. आथर आपको बताता है कि देयर वर अदर प्रॉब्लम्स टू. प्लांटर्स यूजुअली इंसिस्टेड दैट द इंडिगो बी कल्टिवेटेड ऑन द बेस्ट सॉइल which peasants preferred to cultivate rice. Indigo moreover had deep roots and it exhausted the soil rapidly.
After an indigo harvest, the land could not be sown with rice. वो ज़मीन जिसमें नील की खेती की जाती थी, इंडिगो की खेती की जाती थी, जल्दी ही फर्टिलिटी रेट उसकी ज़मीन की कम कर देती थी और ज़मीन उस पर धान नहीं उगाया जा सकता था, चावल की खेती नहीं हो सकती थी। ये सबसे बड़ी समस्या थी और इसी समस्या के लिए, इन्हीं कारणों के लिए एक विद्रोह हुआ जिसे नील विद्रोह कहा गया। सो टुडे वी आर गोइंग टू read your last topic of this chapter, the Blue Rebellion and after. What happened? Why the Blue Rebellion happened? What was the causes? I hope you are getting it properly. The reason of revolt, reason of rebellion. ये क्यों हुए विद्रोह, इसके पीछे कारण क्या था? वही कारण, जब किसानों के अनसेटिस्फेक्शन बढ़ने लगे तो ये विद्रोही हो गए। इन लोगों ने विद्रोह कर दिया। अब हम विद्रोह पे देखेंगे क्या हो रहा है। इन मार्च 1859, thousands of ryots in Bengal refused to grow indigo as the rebellion spread. Ryot refused to pay rent to the planters and attacked indigo factories armed with sword and spears, bows and arrows. Women turned up to fight with pots, pan, and kitchen implements. Those who worked for the planters were socially boycotted, and Gumasta boycott and the Gumasta, agent of the planters who came to collect rent, were beaten up. Ryot swore they would no longer take advance to sow indigo nor be billed by the planters, the Lathials, and the indigo, nor be billed by the planters, the Lathials, the Lathi, wielding strong man mentioned by the planters. It means Lathials, the Lathi, wildly strong man maintained by the planters. Try to understand this paragraph. In this paragraph, author want to clearly inform you about the condition of peasants during that time, why they became rebellion. There was sudden reactions. What they did after the exploitation, what they did after the unsatisfaction of the planters, unsatisfaction of the peasants against planters, what they did. They became blue rebellions. They became they started रिवोल्ट, अपराइजिंग अगेंस्ट प्लांटर्स। उन्होंने उसके खिलाफ युद्ध कर दिया, शुरू कर दिया। कह रहा मार्च 1859 बंगाल में थाउजेंड ऑफ रैयट्स, हजारों की संख्या में नील की खेती करने वाले किसानों ने खेती करने से इनकार कर दिया। दे रिफ्यूज टू ग्रो इंडिगो। जैसे जैसे विद्रोह फैला, रैयतों ने बगान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। As the rebellion spread, Ryot refused to pay rent to the planters and attacked indigo factories armed with the sword and spears, bow and arrows. Women turned up the fight with the pots, pan and kitchen implements. लोगों ने न केवल इन प्लांटर्स को, इन इंडिगो के व्यापारियों को टैक्स देने से मना कर दिया, मतलब इट मीन्स लगान चुकाने से मना कर दिया, बल्कि वे तलवार, भाले
तीर कमान नील की फैक्ट्रियों पर लेके हमला कर दिए, अटैक कर दिया। महिलाएं भी, उनको जो मिला, घर में जो सामान थे जिसको अपने किचन में इस्तेमाल करती थी, बर्तन, कड़ा से लेके बर्तन था, जो 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 भी आप समझ सकते हैं, महिलाओं के हथियार, वो सारे लेकर के वो भी बागान मालिकों के खिलाफ इस युद्ध में कूद पड़ी। दूसरा काम किया उन लोगों ने कि जो लोग बागान मालिकों के यहाँ काम करने वाले लोग थे, उन लोगों का सोशल बाइकआउट कर दिया, सामाजिक बहिष्कार कर दिया। और जो लोग बागान मालिकों की तरफ से लगान वसूली के लिए आते थे, इन बागान मालिकों की तरफ से आने वाले लगान वसूल करने वाले लोगों को एक वर्ड का गुमास्ता, प्लीज में यू हैव टू नोट डाउन द गुमास्ता, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुमास्तास। तो कहता है कि दोज हु वर्कड फॉर द प्लांटर्स वर सोशली बाइकआउट एंड द गुमास्तास एजेंट ऑफ प्लांटर्स हु केम टू कलेक्ट रेंट वर बीटेन अप। उनको पीटा गया, किसानों ने उनको खूब पीटा। रैयतों ने कसम खा ली कि न तो वो नील की खेती के लिए कोई कर्जा लेंगे और न ही बागान मालिकों के लठियालों, जो इसको दूसरे शब्द में कहें तो उनके जो प्लांटर्स थे, उनके गुंडे, लाठी वाले गुंडे जो बड़े ताकतवर थे, मजबूत कद काटे के थे, लाठी हाथ में लिए रहते थे, लठियाल बोलते थे उनको, उन लोगों से न डरेंगे ना ही कोई टैक्स देंगे। ये तय कर लिया किसानों ने। अब यहाँ से शुरू होती है इस रिविलियन की अगली स्टेप। वाई डिड द इंडिगो पिजन डिसाइडेड दैट दे वुड नो लॉन्गर रिमेन साइलेंट? What gave them the power to reveal? Clearly, the indigo system was intensely oppressive, but those who are oppressed do not always rise up in rebellion. They do so only at time. Why did the indigo peasants decide that they would no longer remain silent? नील के किसानों ने क्यों यह तय किया कि अब वो चुप नहीं बैठेंगे, अब वो शांत नहीं रहेंगे? उन्हें बगावत की ताकत कहाँ से मिल रही थी? उन्हें इस रिवोल्ट करने की, रिवील करने की ताकत कहाँ से? हु विल सपोर्ट देम फॉर द रिवोल्ट? What gave them power to rebel? Clearly, the indigo system was intensely oppressive. कहने की जरूरत नहीं है कि, और ना इसमें कोई शक है कि नील की खेती अत्यंत ऑप्रेसिव थी। ऑप्रेसिव मतलब दमनात्मक थी, फोर्सली उनको काम करने के लिए बाध्य करती थी। लेकिन जो लोग दबे होते थे या दबे होते हैं, वो हमेशा बगावत नहीं करते, डरे होते हैं वो लोग। ऐसा कभी कभार ही हो पाता है जब एक्सप्लॉयटेशन की रेट इतनी बढ़ जाती है कि उनको दोनों स्थितियों में मरना ही होता है, तब वो तय करते हैं कि रिवोल्ट करके मरेंगे। और ये स्थिति सबसे खतरनाक होती है। यही है रिबिलियन की कंडीशन बंगाल में, इंडिगो रिबिलियंस की कंडीशन, ब्लू रिबिलियंस की कंडीशन, क्योंकि उनके ऊपर एक्सप्लॉयटेशन की रेट बढ़ती जा रही थी, उनकी कंडीशन खराब होती जा रही थी और उन्होंने विद्रोह कर दिया। In 1859, the Indigo riots felt that they had to support of the local jamidars and village headmen in their rebellion against the planters. In many villages, headmen who had been forced to sign indigo contract mobilized the indigo peasants and fought pitched battles with the Lathials. In other places, even the jamidar went around village urging the raias to resist the planters. The jamidars were unhappy with the increasing power of the planters and angry at being forced by the planters to give them land no longer lease. अब यहाँ से दो प्रॉब्लम्स थी। किसान क्या चाहते थे? कह रहा इन 1859
The Indigo Rayats felt that they had support of the local zamindars and the village headmen in their rebellion against the planters. 1859 में नील किसानों को लगा, नील रैयतों को लगा कि बगान मालिकों के खिलाफ बगावत में उन्हें स्थानीय जमींदारों और मुखियाओं का समर्थन भी मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारे गांवों में हेडमैन नील के अनुबंधों पर या तो जबरन दस्तखत किए थे या उनसे किसानों को इकट्ठा करने के लिए लठियालों के साथ सामने की लड़ाई लड़ी थी। उनको फोर्सली इसके लिए बाध्य किया गया था। दे हैव टू कंपेल दैट यू हैव टू प्रिपेयर that system where the peasants were exploited by Englishmen, planters। इसलिए वो हेडमैन भी अनसेटिस्फैक्ट थे और किसानों को लगता था इसलिए हेडमैन हमारा सपोर्ट करेंगे। कई स्थानों पर रैयतों को बगावत के लिए उकसाते हुए खुद जमींदार गांव गांव घूमने लगे। जमींदार इस बात से परेशान थे कि बगान मालिकों की ताकत बढ़ती जा रही थी, प्लांटर्स की ताकत बढ़ती जा रही थी और बागान मालिक जबरन लंबे समय के लिए उनसे ज़मीन ले लेते थे। मतलब एक तरफ तो किसानों को नुकसान था और दूसरी तरफ वहाँ पे जो जमींदार थे उनको भी प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि उनकी ज़मीन लंबे समय तक प्लांटर्स के द्वारा ले ली जाती थी और फिर जमींदार की सुनवाई कहीं नहीं होती थी। जमींदार की बात कोई नहीं सुनता था। ये एक बड़ी समस्या थी। इससे निपटने के लिए लोगों ने सोचा, समझा। इसलिए किसानों को लगता था कि हमारी मदद गांव के मुखिया करेंगे, जिनको फोर्सली कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर कराया गया है या प्लांटर्स के लठैतों के द्वारा उनको डराया धमकाया गया है, इसलिए वो सपोर्ट करेंगे। और दूसरा, वो ये सोचते थे कि ज़मींदार भी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ज़मींदारों की ज़मीन अंग्रेज प्लांटर्स ने ले ली थी और वो काफ़ी डिफ़िकल्ट था उनके लिए। इट वॉज टू डिफ़िकल्ट टू रिवर्स बैक देयर लैंड। अपनी ज़मीन को वापस लेना उनके लिए बहुत कठिन था और इसीलिए उन्होंने किसानों को सपोर्ट करना शुरू किया। वो घूम घूम के गाँव में किसानों को प्रवोक करने लगे प्लांटर के अगेंस्ट। नील के किसानों को ये लग रहा था कि अंग्रेजी सरकार भी संघर्ष में उनका साथ देगी, क्योंकि प्लांटर्स जो लोग थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के ओनर्स थे। आपको याद होगा तो हमने बात किया था कि स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से बड़ी संख्या में लोग आए और यहाँ पे ज़मीनें लीज पे ली, बैंक से लोन लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी से लोन लिए और इंडिगो फार्मिंग शुरू कर दी। तो इसीलिए लगता था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट पीजेंट्स का सपोर्ट करेगी। पीजेंट्स को ये भी लगता था। 1857 की जो रिवोल्ट हुई सॉरी एक्सक्यूज मी 1857 की जो रिवोल्ट थी उससे ब्रिटिश सरकार ने एक व्यापक विद्रोह के खतरे से डरी हुई थी। जब नील की खेती वाले ज़िलों में एक और बगावत, एक और रिवोल्ट हुआ या उसकी खबर फैली, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1859 की सर्दियों में इलाके का दौरा किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पूरे क्षेत्रों में घूमा। उसे डर था कि कहीं 1857 का रिवोल्ट दोबारा न उठ खड़ा हो, इसलिए वो जाड़े में हर क्षेत्रों में घूमा। रैयतों लोगों की सरकार उसकी दुर्दशा से परेशान है। बरसात में मजिस्ट्रेट एस्ले ईडन ने एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया था कि रैयतों को नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ये एक बड़ा कदम था नील के किसानों के फेवर में, जो अपनी ज़मीन पर नील की खेती करते थे। जब 1859 में सर्दियों में काफ़ी बड़े क्षेत्र का दौरा किया गया ब्रिटिश ऑफिसर्स के द्वारा, और फिर एक मजिस्ट्रेट ने जिसका नाम एस्ले ईडन था एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा कि रैयतों को नील के कॉन्ट्रैक्ट को मानने के लिए कंपेल नहीं कर सकते। उसने एक नोटिस जारी किया प्लांटर्स के लिए और ये किसानों के फेवर में थी। इस नोटिस को आधार पर यह खबर फैल गई
किसानों में इस बात की सूचना मिल गई कि महारानी विक्टोरिया ने नील की खेती न करने का हुक्म दे दिया है। ईडन किसानों को शांत करने और विस्फोटक स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। उसकी कार्रवाई को किसानों ने अपने विद्रोह का समर्थन मान लिया। ईडन तो चाह रहे थे कि मामला जल्दी से सॉर्ट आउट हो जाए। उन्होंने एक नोटिस जारी किया प्लांटर्स के लिए कि आप किसानों को कॉन्ट्रैक्ट मानने के लिए कंपेल नहीं कर सकते, बाध्य नहीं कर सकते, मजबूर नहीं कर सकते। और किसानों को लगा कि महारानी विक्टोरिया ने उनके फेवर में एक नियम बनाया कि हमसे भारत में नील की खेती बंगाल में नहीं करेंगे। और ये बात किसानों के मन में रिवोल्ट करने के लिए उत्साहित कर रही थी, प्रमोट कर रही थी, प्रवोक कर रही थी। यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर, यहाँ पे जो मजिस्ट्रेट थे ईडेन, वो चाहते थे किसानों का असंतोष समाप्त हो जाए, लेकिन किसानों के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। जैसे जैसे रिवोल्ट फैला, कलकत्ता के पढ़े लिखे लोगों ने भी नील जिलों की ओर चल पड़े। उन्होंने रैयतों की दुर्दशा, बगान मालिकों की जोर जबरदस्ती और अत्याचारी नील व्यवस्था के बारे में लिखा। दीनबंधु मित्रा की बुक नील दर्पण, जिसमें नील किसानों के एक्सप्लॉयटेशन की बात क्लियरली लिखी है। अगर आप जानना चाहते हैं एक्चुअल कंडीशन, तो आपको नील दर्पण पढ़ना चाहिए, आपको मिल जाएगी। अगर आप इन चीज़ों को देखें तो आपको समझ में आएगी। चलिए यहाँ से फिर देखते हैं, हमने जहाँ तक पैराग्राफ आपको छोड़ा था। द इंडिगो पीजेंट्स आल्सो इमेजिन दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट would support them in their struggle against the planters. After the revolt of 1857, the British government was particularly worried about possibility of another popular rebellion. When the news spread of simmering revolt in the Indigo district, the lieutenant governor toured the region in the winter of 1859. लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जाड़े के महीने में 1859 में उन क्षेत्रों का दौरा किया। द रैयत saw the tour as a sign of government, symbol for their plight. When in Barsat, the magistrate Ashley Eden issued a notice stating that Rayat would not be compelled to accept indigo contract. Word went around the Queen Victoria had declared that indigo need not be sown. Eden was trying to placate the peasants and control an explosive situation, but his action was read as support for the rebellion. That's what I explain in हिंदी कि ईडन ने जो नोटिस दिया, वो नोटिस को किसानों ने अपने फेवर में मान लिया। उन्होंने मान लिया कि महारानी विक्टोरिया ने हमारा फेवर किया और कहा कि अब नील की खेती हमें नहीं करना है और हमें कोई कॉन्ट्रैक्ट मानने के लिए बाध्य भी नहीं कर सकता। लेकिन हुआ क्या? एज द रिबेलियन स्प्रेड, द इंटेलेक्चुअल फ्रॉम द कलकत्ता rushed to the indigo districts. They wrote of the misery of the riots, the tyranny of the planters and the horror of the indigo system. पढ़े लिखे लोगों ने, बंगाल के पढ़े लिखे लोगों ने इस बगावत को सपोर्ट किया। वो इस क्षेत्र में दौरा किए, पहुंचने लगे, उन्हें किताबें लिखी। मैंने आपसे कहा कि दीनबंधु मित्रा ने नील दर्पण लिखा, जिसमें दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के द्वारा कराए गए इंडिगो रिबिलियन में भागीदारी, और बाद में उन्हें अरेस्ट किया गया, उन्हें जेल में डाल दिया गया, बाद में उनकी फांसी हुई। तो ये जो चली, इसको तत्कालीन लेखकों ने खूब लिखा अपनी किताबों में। इंडिगो में किसानों की कंडीशन के बारे में, उनकी दुर्दशा के बारे में सबको जागरूक किया, बताया। अब
इस बगावत से परेशान होकर सरकार को बागान मालिकों की रक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ी, क्योंकि किसानों को लग रहा था कि अब तो सब लोग मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। जमींदार, जमींदार के बाद उधर हेडमैन, हेडमैन के बाद उधर गवर्नमेंट, और डीएम जो ईडन एस्ले था उसने जो नोटिस दे दिया था वो तो इनको अपनी बात के संदर्भ में और मजबूत सपोर्ट मिल गया। इसलिए इन लोगों ने विरोध का दामन थामा। वरीड बाय द रिबिलियन, द गवर्नमेंट ब्रॉट इन द मिलिट्री टू प्रोटेक्ट द प्लांटर्स फ्रॉम assault and set up the Indigo Commission to inquire into the system of indigo production. The commission held the planters guilty and certified and criticized them for the coercive method they used with indigo cultivators. It declared that indigo production was not profitable for Rayyats. This commission asked the Rayyat to fulfill their existing contract, but also told them that they could refuse to produce indigo in future. Author concludes the whole revolt in last paragraph. कहता है कि इस बगावत के बाद बागानों में नील का उत्पादन धराशायी हो गया। प्लांटेशन एग्रीकल्चर जो इंडिगो की हो रही थी वो रुक गई, बर्बाद हो गई। इसके बाद बागान मालिक के ऊपर कमीशन बैठा दी गई। इस बगावत से परेशान होकर बागान मालिकों की रक्षा के लिए सेना भेजी गई। नील उत्पादन की जांच कराई गई। नील कमीशन बना दिया गया, इंडिगो कमीशन बना दी गई और आयोग ने अपनी रिकमेंडेशन भेज दी। जांच करने के बाद इस आयोग ने बागान मालिकों को दोषी पाया, प्लांटर्स को इसमें गिल्टी पाया, जोर जबरदस्ती के लिए उनकी आलोचना की। आयोग ने कहा कि कमीशन ने कहा कि कमीशन held that the planters guilty and they criticized them for the coercive methods they used with the indigo cultivators. आयोग ने कहा कि नील की खेती रैयतों के लिए फ़ायदे का सौदा नहीं है। आयोग ने रैयतों से कहा कि वे मौजूदा अनुबंधों को पूरा करें, लेकिन आगे वो चाहें तो नील की खेती को बंद कर सकते हैं। इंडिगो सिस्टम, प्लांटर्स एंड हॉरर ऑफ द इंडिगो सिस्टम, बाद में उसको बंद कर सकते हैं। कहता है वरीड बाय द रिबिलियंस, इस बगावत के बाद बागानों में नील का उत्पादन खराब होने लगा। द गवर्नमेंट ब्रॉट इनटू द मिलिट्री टू प्रोटेक्ट प्लांटर्स। After the Reyes indigo, the collapsed in Bengal, but the planters now shifted their operation to Bihar. With the discovery of synthetic dyes in the late 19th century, their business was severely affected, but yet they managed to expand production. When Mahatma Gandhi returned from South Africa, peasants from Bihar persuaded him visit Champaran and see the plight of the indigo cultivators there. Mahatma Gandhi's visit in 1917 marked the beginning of the Champaran movement against the indigo planters. It means इस बगावत के बाद मालिकों को जो उत्पादन धराशायी हो गया, उसके बाद बागान मालिकों ने बड़ी चतुराई के साथ अपने को शिफ्ट कर लिया बिहार में और वहाँ पे अपनी खेती करने लगे, लेकिन उनका व्यवसाय बुरी तरह से प्रभावित हो रहा था। उत्पादन वो अपने फैलाने में, ज़्यादा प्राप्त करने में सफल नहीं हो रहे थे, क्योंकि 19वीं सदी के लास्ट तक आते आते आर्टिफिशियल डाई बन गई थी, कृत्रिम रंगों का निर्माण होने लगा था। इससे उनका व्यवसाय भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। फिर भी वो उत्पादन फैलाने में सफल रहे।
जब महात्मा गांधी अफ्रीका से लौटे तो बिहार के एक किसान ने उन्हें चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा को देखने की बात की। गांधी चंपारण पहुंचे। गांधी ने चंपारण पहुंच के इन चीज़ों को देखा और यहीं से भारतीय राजनीति में, इंडियन पॉलिटिक्स में गांधी का पदार्पण होता है। 1917 के प्लांटेशन एग्रीकल्चर 1917 के चंपारण मूवमेंट में गांधी प्रवेश करते हैं और यहीं से इसका विकास हमें दिखाई देने लगता है। यहीं से हम देखते हैं कि किस तरीके से गांधी के द्वारा इस मूवमेंट के अगेंस्ट आवाज़ उठाई जाती है और चंपारण मूवमेंट होता है। बाद में कमेटी बना के चंपारण मूवमेंट को सॉल्व कर लिया जाता है। तो ये था आपका ये चैप्टर। इस चैप्टर में आपने पूरी डिटेल की किसानों की स्थिति, इंडिगो और प्लांटेशन एग्रीकल्चर के बारे में, किसानों ने किस तरीके से खेती की और फिर उनका एक्सप्लॉयटेशन कैसे किया गया, प्लांटर्स कौन थे, गुमास्ता कौन थे, लठियाल कौन थे, कॉन्ट्रैक्ट क्या था। इन सारी चीज़ों को आपको सॉर्ट आउट करना है, नोट बनाने हैं प्रॉपरली और फिर आपको हमें इस नोट्स को भेजना है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम बात करेंगे आपके नेक्स्ट चैप्टर की। ओके, गुड बाय एंड टेक केयर।